फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग प्रीलिम्स डोजियर को देखेंगे और 2023 का CSE प्रीलिम्स सेट ए को डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब बाकी जो क्वेश्चन होगा सब करंट अफेयर पे बेस्ड होगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। इल्मेनाइट एंड रूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच रिसोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो उस समय करंट अफेयर्स में था ये कि इंडिया में भी ये अवेलेबल है। जैसे स्पेशली चेन्नई कोस्ट में जाओगे ना, यदि तुम तमिलनाडु का कोस्ट देखोगे, चेन्नई कोस्ट में सब ये पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? टाइटेनियम इसका आंसर है। हाँ बिल्कुल समझे। हाँ, एल्युमिनियम का क्या है? बक्साइट है। तो ये तुमको और पता होना चाहिए कहाँ से उसको निकाला जाता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे ऑटोमेटिव में यूज़ होता है, जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो गया उसमें यूज़ होता है। स्पेस में भी, एरो स्पेस में भी यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देखो, प्लेन हुआ, उसमें भी यूज़ होता है ये। तो वो बहुत हार्ड रहता है। हाँ, हार्डनेस के लिए जाना जाता है। समझ गए ना? तो टाइटेनियम। और मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि जितना भी पढ़े हो बच्चे लोग अभी तक, कि जो इम्पोर्टेंट जो भी मिनरल्स, जैसे एग्जांपल देखो, कजाकिस्तान में भी बहुत कुछ मिलता है, चाइना में बहुत कुछ मिलता है। टेंटलम मिला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सतलज रिवर के। हाँ, टेंटलम जो मिला था सतलज रिवर के आसपास, ये तुमको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा रिजर्व है और कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये सब जानकारी होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी बैक टू बैक इस तरह क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड भी देखो क्वेश्चन इसी संबंधित है। देखो, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, ए मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स, इज प्रोड्यूस बाय, सिंपल आंसर DRC। लगभग 3/4, लगभग हो गए 60%, लगभग 60 to 65% DRC से ही प्रोड्यूस होता है। DRC बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब कॉपर माइनिंग भी होता है ना, कॉपर माइनिंग के टाइम में भी ये तुम्हारा कोबाल्ट जो है वो निकलता है। हाँ, सेलेनियम भी निकलता है, उस समय भी निकलता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। देखो कितना अच्छा ब्रेन चेक किया यूपीएससी ने। और कुछ तो बहुत फैक्चुअल भी चेक कर लेता है यूपीएससी। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें क्या पूछा गया है? विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने। हम जानते हैं कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में आया था, करेक्ट। और ये कनेक्ट बिल्कुल गलत दिया गया है, डिब्रूगढ़ और सूरत नहीं है। क्या होगा? पोरबंदर टू सिलचर, ठीक है, यानी कि सिलचर टू पोरबंदर होगा। तो गलत हो गया स्टेटमेंट, इसको ठीक करना है। ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर, ये तो ठीक है। चियांग माई इन थाईलैंड भाया म्यांमार, ये चियांग माई जो है वो गलत है। हाँ, माई शॉर्ट ऐसे होगा, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। देखो यही मैं बोल रहा हूँ, बहुत फैक्चुअल है। नहीं तो अभी तक हम लोग सिंपली क्या पढ़ते हैं कि मणिपुर से लेके थाईलैंड, मणिपुर से लेके ना थाईलैंड बात करते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कनेक्ट करने का एक बहुत सुंदर रूट है। हम जानते हैं कि ट्राइलेटरल हाईवे कोई गति से नहीं चल रहा है, कोई गति से काम नहीं हो रहा है। और इस बार जो बिम्स्टेक का जो मीटिंग हुआ था तो वो भी बात उठा था। एनीवे नेक्स्ट वन देखो, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमिन इन चाइना, ये भी गलत हो गया। वो कलकत्ता ऑफ वेस्ट बंगाल विथ कुनमिन इन चाइना होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अरे भाई ये न्यूज़ कब का है? बहुत पुराना न्यूज़ है, तो नन होगा आंसर इसका। समझ गए? नन होगा आंसर इसका। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज of the Reserve Bank of India is considered to be the part of sterilization? क्या होगा आंसर? A for apple, conducting open market operation, जहाँ पे RBI क्या करती है? बॉन्ड को बेचती है, खरीदती है और रिवर्स रिपो पे काम करती है। A for apple, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पूछा गया है करंट अफेयर्स पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट INS अरिधमन। बच्चे लोग हम जानते हैं कि अरिहंत सीरीज
आर्यन सीरीज, पहले आर्यन सीरीज था ना जी, आर्यन सीरीज में इससे पहले भी आया था, आर्यघात आया था, और ये थर्ड होने जा रहा है, दिस इज थर्ड वन। एक आर्यन सीरीज में आर्यन सीरीज, आर्यघात और अर्धमान, ये थर्ड है। ये द थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑफ द आर्यन क्लास, एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ये थर्ड है ये। हाँ बिल्कुल, इंडिया का न्यूक्लियर ट्राइड का ही हिस्सा है, क्योंकि अब भारत कैपेबल हो चुका है, इनफैक्ट आज ही नहीं 2016 और 17 में ही हम कैपेबल हो गए थे, ठीक है, कि अब हम जो न्यूक्लियर वार हेड है, यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं लैंड से, एयर से और सी बॉडी से भी छोड़ सकते हैं, तो इसलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्राइड। थर्ड देखो, अरिहंत क्लास सबमरीन्स आर अंडर द इंडियाज नेवी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट, ये एब्सोल्युटली फाइन, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। और ये जो बना है ATV, यानी कि आपका ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोजेक्ट जो है, इस इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोग्राम फॉर न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सभी जो भी स्टेटमेंट सब डिफेंस से संबंधित हैं, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग, ऑल फोर। नेक्स्ट वन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक से संबंधित है। हाँ, तो देखोगे बच्चे लोग, स्टेटमेंट 1 और वही असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1, इंडियन बैंक्स एट प्रेजेंट हैव सेटिस्फैक्ट्री नेट इंटरेस्ट मार्जिन, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्या होता है इसका मतलब, जो बैंक के पास आप जो डिपॉजिट करते हो, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के ऊपर बैंक अपना इंटरेस्ट देती है ना। जो आप पैसा जमा करते हो तो उसके ऊपर बैंक पैसा देगी ना, इंटरेस्ट देगी। तो यानी कि जो डिपॉजिट के ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट दे रही है और जो बैंक जो लोन दे रही है उस पर कितना इंटरेस्ट ले रही है, वो जो गैप है, उसी गैप को क्या कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और बैंक वाइबल हो उसके लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 3% होना चाहिए, जो कि अभी बैंकिंग सिस्टम का है। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन बैंक अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, 3% से ज़्यादा है, समझ गए। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, हम जानते हैं कि रिसेंट टाइम में NPS घटा है, तो क्या इसके वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, नहीं, गलत स्टेटमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। क्यों कहो कैसे, क्योंकि अभी यदि NPS घटा है तो उसका असर प्रोविजनिंग पे पड़ेगा, कि प्रोविजनिंग कम करना पड़ेगा, उसका प्रोविजनिंग कम होगा पहले कंपेयर में, उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। हाँ, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, मगर थोड़ा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंफर्ट जोन फॉर द करेंट अकाउंट डिफिसिट इज नॉर्मली कंसिडर 1% ऑफ GDP, नो 2.5% ऑफ GDP। ये अलग बात है कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि इस पर एक बार और से रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्या 2.5 ही होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, समझ गए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सॉरी रॉन्ग हो गया, ये 2.5% होना चाहिए GDP का। आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट अंडर करेंट अकाउंट, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सरप्लस अंडर सर्विस कैटेगरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जानते हो कि जो 4 कंपोनेंट है इसका, उसमें 2 कंपोनेंट में इंडिया सरप्लस है, एक तुम्हारा सर्विस में सरप्लस है और दूसरा तुम्हारा फॉरेन रिमिटेंसेस में, इनवर्ड रिमिटेंसेस में, मगर सर्विस में ज़्यादा है, क्योंकि फॉरेन है ना उसमें ज़्यादा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया नॉर्मली हैज़ सरप्लस इन द इनविजिबल कैटेगरी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब तो देखो, यदि करेंट अकाउंट में 4 कंपोनेंट है, उसको तुम विजिबल और इनविजिबल के रूप में भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो विजिबल में केवल मर्केंटाइज ट्रेड, मर्केंटाइज गुड्स, जिसमें हम नेगेटिव में है, और 3 जो कंपोनेंट है, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम और ये फॉरेन रेमिटेंसेस, तो तीनों को जोड़ दोगे तो प्लस में ही है, क्योंकि थोड़ा सा 40-50 बिलियन डॉलर हमारा बाहर जाता है रॉयल्टी के फॉर्म में, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो ओवरऑल कहोगे तो हमारा जो इनविजिबल है वो सरप्लस में ही है। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, नहीं है, 2 और 3 करेक्ट हुआ, यानी कि बी फॉर बॉल हो जाएगा। आगे देखते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट बेस्ड जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड, यूरिया छोड़ के, क्योंकि यूरिया पे तो पूरा भारत सरकार ही डिक्टेट करती है कि क्या उसका MRP होना चाहिए, बट यूरिया छोड़ के बाकी सब चीज़ पे कौन करता है, कंपनी करता है, हम जानते हैं इस बात को। अच्छा, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है
वो एक साल में 2 बार फिक्स किया जाता है, खरीफ क्रॉप से पहले और खरीफ सीजन से पहले और रबी सीजन से पहले। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी आर फिक्स ट्वाइस ए फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट स्टेटमेंट है। इन जनरल द न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी फॉर पोटासियम एंड सल्फर इज मच लेसर दैन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये भी बात करेक्ट है कि न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी जो है नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा है ना, यूरिया के लिए ज़्यादा है कि नहीं है? यूरिया के लिए तो कई गुना ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? हाँ कि न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी फॉर पोटासियम एंड सल्फर कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंपेयर में। आगे देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से संबंधित पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया। इंडिया सॉवरेन एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होवर्ड अराउंड 20% इन रिसेंट ईयर। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बढ़िया से देखना है क्वेश्चंस को, क्या पूछा गया। अच्छा, पहले ये बताओ हमारा एक्सटर्नल डेब्ट कितना है? लगभग 720 बिलियन डॉलर का 720 बिलियन डॉलर। अभी जब हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो 720 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेब्ट है। उसमें से देखोगे बच्चे लोग तो हमारा एक्सटर्नल, हाँ वो यदि देखोगे यानी कि 720 बिलियन डॉलर, जीडीपी का कितना है? 20%। जीडीपी का 19-20% है। मगर जब हम सॉवरेन डेब्ट का बात करेंगे तो वो केवल 4% है, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ये। तो इसको काटो। दूसरा देखते हैं, अराउंड 50%, सही बात है, लगभग 50 से 55% जो हमारा इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है और 30% क्या है? रुपी डिनोमिनेटेड है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। FCNR बी NRI एंड NRO डिपॉजिट कम अंडर द एक्सटर्नल डेब्ट, करेक्ट बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बाद जो सेकंड रैंक आता है वो तुम्हारा NRI डिपॉजिट ही है। NRI डिपॉजिट में सब आ जाएगा, FCNR अकाउंट आ जाएगा, NRE अकाउंट आ जाएगा, NRO अकाउंट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड कैटेगरी में आता है। फोर्थ देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट एक्सटर्नल डेब्ट, करेक्ट बात है। एक्सटर्नल डेट में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है क्या हो? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। सेकंड में NRI डिपॉजिट आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी फॉर कैट, 3 ओनली। हाँ, यहाँ पे देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाँ उससे संबंधित पूछा गया है, अभी रिसेंट टाइम में बहुत आया ही है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो महिला एंटरप्रेन्योर्स है उसका संख्या ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग मुद्रा लोन्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है पहला वाला। अच्छा, अभी पहले तरुण था ना, शिशु था, शिशु में कम था, है ना, तरुण, और फिर तरुण प्लस में ये कहा गया कि लोन जो बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख किया गया, 50 लाख नहीं। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फार्म एक्टिविटीज एलाइड एक्टिविटीज आर ऑल्सो एलिजिबल, नो, ये क्या है? नॉन फार्म और नॉन एग्रीकल्चर, है ना, नॉन फार्म एंड नॉन इंडस्ट्री वाला ये है लोन है। तो फार्म एक्टिविटीज संबंधित नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये केवल तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समझे। और हाँ, इन जनरल देखोगे बच्चे लोग तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। तो ये अच्छी बात है कि कोई भी आदमी जाके एंटरप्रेन्योर कोई भी ले सकता है इसको। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हुआ और 4th करेक्ट हुआ। बी फॉर बॉल 2 ओनली। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In recent year, almost all the states and central government have reduced the off-budget borrowing drastically. ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ना, सेंटर ने तो करके दिखाया है ये चीज़। बहुत सारे स्टेट है, जैसे पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इसका ऑफ बजट बोरोइंग अभी भी बहुत ज़्यादा है, केरल भी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अपने आप में। इन रिसेंट ईयर, अभी देखोगे सेस और सरचार्ज जो सेंटर कलेक्ट कर रही है अभी घटा है। बीच में 1-1.5 साल पहले कोविड के बाद बहुत बढ़ा था, फिर अभी अचानक घटा है थैंक्स टू GST कलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, डिफर डॉग हो जाएगा, नॉन हो जाएगा यह, क्योंकि संविधान के प्रोविजन में लिखा है कि सेस और सरचार्ज स्टेट के साथ शेयर नहीं करना है, इसलिए बहुत बढ़ गया था, अभी रिसेंट टाइम में घटा है। अच्छा, ये समझो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटेस्ट सर्वे ऑन द रेमिटेंसेस बाय द RBI। अराउंड 50% ऑफ इंडियन डायस्पोरा लिव्स इन GCC कंट्री, सही बात है, 45-50% करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे अकाउंट फॉर, मगर केवल 30-35% ही वो टोटल इनवर्ड रेमिटेंसेस भेजते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा वहाँ का इक्वेशन चेंज हो चुका है। अभी जो पैसा ज़्यादा भेज रहा है वो
यूएस में जो लोग रह रहे हैं, कनाडा में जो लोग रह रहे हैं, यूके में जो लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं, वो ज़्यादा भेज रहे हैं अभी, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये। और सेकंड क्या देखिए, रिसेंट टाइम में जो आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम वो बढ़ा है। हाँ, 2,50,000 ऐसे कुछ है ना जी, 2.5 लाख डॉलर तुम एक साल में खर्च कर सकते हो, तो बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा, इसलिए आरबीआई कई बार कंसर्न जताती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, समझ गए? तो डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। हाँ, दैट्स इट, कंप्लीटेड।